कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। धनपुर नाम के नगर में एक हन्ना नाम की औरत अपनी बेटी कनक के साथ रहा करती थी। हन्ना का पति गुजर चुका था और अब वो फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसने अपने घर के बगीचे में अलग अलग तरह के फूलों के पौधे लगाए हुए थे। उनमें गुलाब के बहुत सारे पौधे थे क्योंकि कनक को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। कनक दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे उसे सुंदरता का वरदान मिला हो, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वो अपनी माँ का बताया कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन, कनक बेटा, मुझे वो डिब्बा उठा कर दे दो। अरे माँ, क्या हमेशा काम ही बताती रहती हो? मैं इस डिब्बे को उठाऊंगी तो मेरे नाजुक हाथ खराब हो जाएंगे। आप ही कर लो ना माँ। ऐसा कह के कनक काम करने से मना कर देती है। ऐसे ही और एक दिन, अरे कनक, जरा वो बीज तो यहाँ डालना। माँ, मैं वो बीज जमीन में डालूंगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। आप ही कर लो। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। वो हर दिन ऐसे ही काम ना करने के बहुत सारे बहाने ढूंढा करती थी और एक भी काम नहीं किया करती थी। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। ये कौन समझाएगा इसे? हन्ना को अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी। उसने बेटी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कनक अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती थी। वो अपने माँ की एक भी बात नहीं सुनती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी और हन्ना उसकी शादी के प्रस्ताव अलग अलग गाँव में दे रही थी। एक दिन उनके घर एक लड़का उसका हाथ मांगने के लिए आया। आपके घर में क्या क्या है? मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। क्या आप कुछ भी काम नहीं करती? मैं अब भी कुछ काम नहीं करती और मैं शादी के बाद भी कुछ काम नहीं करूंगी। कनक उस लड़के के गरीबी का मजाक उड़ाती है और उसके शादी के रिश्ते को मना करती है। ऐसे बहुत सारे रिश्तों को कनक ने मना किया था। अब उसकी माँ उस पर गुस्सा हो गई। कनक, तुम खुद को बहुत ही खूबसूरत समझती हो क्या? इतने रिश्ते तुमने ठुकरा दिए। अब क्या तुमसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार आएगा? अरे, अगर ऐसा करोगी तो उम्र भर कुंवारी रह जाओगी। तो समझ में आ रहा है या नहीं? अरे माँ, आप चिंता मत करो। मेरे नसीब में तो कोई राजकुमार ही होगा। हन्ना उसके बर्ताव से बहुत चिंतित रहने लगी। उसी रात हन्ना और कनक सो गई। सच में बेटी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन इस खूबसूरती के सहारे पूरी जिंदगी नहीं कटती। और तभी कनक सपने में मुस्कुराती है। हन्ना उसकी मुस्कुराहट देखती है और सुबह जब वो दोनों उठती है तब उससे पूछती है, क्या हुआ कनक? कल सपने में तुम बहुत मुस्कुरा रही थी। हाँ माँ, सपना ही कुछ ऐसा था। मैंने देखा कि मुझे एक सुंदर राजकुमार शादी करके अपने राजमहल ले जाता है और वहाँ मुझे सारे पकवान सोने के खिलाता है। माँ, वहाँ तो सोने की रोटी भी है। वो सब मेरा है। इतना सुंदर सपना है ना माँ? अरे आओ, कितने दिनों के बाद आना हुआ है। आओ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कह के हन्ना किचन में जाकर कुछ खाना लाती है और अब हन्ना, शमा और करम बहुत पुरानी बातें करने लगती है। हना, अब कनक बड़ी हो गई होगी ना? उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा भी है तुमने? अरे शमा, वही तो चिंता है कि मेरी कनक को कौन सी भी बात फिजूल ही लगती है। वो खुद को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती है। वो है खूबसूरत, मगर उसे उसकी खूबसूरती पे गुरूर नहीं करना चाहिए। वो सच में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती पर उसे गर्व नहीं करना चाहिए। अरे, उसे तो कल सोने की रोटी खाने का भी सपना आया था। वो उसका सपना विस्तार से बताती है, मगर हन्ना को पता ही नहीं था कि शमा और करम एक जादूगर है। वो उन्हें अपनी पुरानी सहेलियां समझकर सब कुछ बता देती है। अब वो दोनों जाने के लिए निकलती है। अरे शमा, मैं क्या सोच रहा हूँ, हमें कनक का सपना सच कर देना चाहिए। क्या सोचती हो? सही कह रहे हो तुम। हम ऐसा ही करेंगे, इससे उसे कुछ सबक मिल जाए। ऐसा कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हन्ना गुलाब के पौधों को पानी डाल रही थी। तभी एक सोने की बग्गी उसके घर के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक नौजवान राजकुमार उतरता है जो कि बहुत खूबसूरत था। माँ, देखो, मेरा सपना सच हो रहा है। मेरे सपनों का राजकुमार आया है। कनक, चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और मेरी बेटी का नाम कैसे जानते हो? मैं माया नगरी का राजकुमार हूँ। मुझे आपकी बेटी पसंद है, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। चलो कनक। तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। रुको कनक, रुको बेटा।
कनक अपनी माँ की बात अनसुनी करके उस राजकुमार के पास चली जाती है और उसके साथ बग्गी में बैठकर निकल पड़ती है। वो अपनी माँ को अलविदा भी नहीं कहती। अब वो बग्गी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती है और ऐसे ही अलग अलग 3 प्रदेश पार करती है। पहले जंगल लगता है, दूसरा रेगिस्तान और तीसरा बहुत ही बंजर इलाका। इसके बाद उनका नगर लगता है। अब वो बग्गी राजमहल में पहुंच जाती है। कनक राजमहल देख के बहुत खुश हो जाती है। वो राजकुमार के साथ राजमहल में जाती है। कनक, आज से ये राजमहल तुम्हारा है। तुम इस महल की राजकुमारी हो। तुम्हें जो चाहिए ले लो। ये सब मेरा है? हाँ, ये सब तुम्हारा है। राजकुमार, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाना खाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों निकलते हैं। तभी राजकुमार दासी को आवाज देता है। दासी, इधर आओ। जी राजकुमार। ये राजकुमारी है, आपको इनका ख्याल रखना है। ठीक है राजकुमार। ऐसा कह के दासी, राजकुमार और राजकुमारी खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में जाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी कनक देखती है कि सारा खाना सोने से बना हुआ है। ये सारा खाना सोने से बना हुआ है? हाँ राजकुमारी, ये सारा खाना सोने से बना हुआ है। हमारे राजकुमार सोने का ही खाना खाते हैं। ये रोटी सोने की है, ये चटनी हीरो की बनाई हुई है और हलवा भी है। बाकी ये फल अलग अलग तरह के हैं। आपको जो चाहिए वो आप खा सकती है। ऐसा कह के वो दासी उस रोटी पर हीरो की चटनी लगा देती है और राजकुमारी को खाने के लिए देती है। राजकुमारी वो रोटी का टुकड़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो टुकड़ा टूट नहीं पाता। राजकुमारी दासी से बोलती है, मेरे लिए तुम अलग से सादी रोटी लेकर आओ। हमारी राजकुमारी सादी रोटी खाए, ये हमें मंजूर नहीं है। मैं आपके लिए चांदी की रोटी लेकर आती हूँ। अरे राजकुमारी को चांदी की रोटी? हाँ ठीक है, वो चाहती है तो दे दीजिए। अब उसे इतनी भूख लगती है कि वो रोने लगती है। उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। उसे राजमहल छोड़कर अपनी माँ के पास जाना होता है। राजकुमार, आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है राजकुमारी, जैसा आप चाहो, चलिए मेरे साथ। राजकुमार उसे उसके माँ के घर छोड़ देता है। कनक भागती हुई अपने घर के अंदर जाती है। माँ, माँ, मैं आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो माँ, बहुत भूख लगी है। ऐसा कह के माँ उसे खाना देती है और उसके बगल में बैठकर उसे समझाने लगती है। बेटी, दूसरों का दिल दुखाने के बाद खुद को कितना दुख होता है, समझ में आया? जो हुआ सो हुआ, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब सो जाओ। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद माँ। अब कनक सो जाती है और हन्ना भी निश्चिंत हो जाती है। कनक का बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत प्रसन्न है। अब कनक उसे सारे कामों में मदद करने लगी। ऐसे ही एक दिन हन्ना की पुरानी सहेली शमा और करम घर आए। अरे आओ शमा और करण, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। अरे शमा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन कनक के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आया है। वो बहुत ही सुशील और समझदार हो गई है। और इस तरह अब हन्ना और कनक बड़ी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। विजयपुर नाम के गांव में विहान नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ दिखने में बहुत कुरूप थी। पहले तो वो सुंदर थी, मगर उसकी एक आंख खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को हमेशा भला बुरा कहता था। विहान को पिताजी ना होने के कारण उसकी माँ उसका दिल नहीं दुखाया करती थी। विहान अपनी माँ का परिचय अपने मित्रों से कभी नहीं करवाता था, लेकिन इस बात से उसकी माँ दुखी नहीं होती थी। विहान की माँ खेतों में बहुत मेहनत कर कर अपना गुजारा और विहान की पढ़ाई पूरी कर रही थी। अब विहान बड़ा हो गया था, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वो अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने जा रहा था। विहान, वहाँ पहुँचकर बेटा फोन कर देना और खाना पीना ठीक से कर लेना। हाँ, मैं मेरा देख लूंगा, आप मेरी इतनी चिंता मत करो। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। विहान की बस आ जाती है और बस में बैठकर विहान शहर चला जाता है। विहान शहर में आकर एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। उसे वो जॉब मिल जाती है। जॉब लगने की वजह से वो बहुत खुश था। विहान अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। काम के प्रति उसकी लगन देखकर उसके कंपनी का बॉस भी उस पर बहुत खुश था। एक दिन उस कंपनी में बॉस की बेटी माधुरी आई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग उसे देखते ही रहते थे, लेकिन विहान अपने काम में मग्न था। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और अपना काम जारी रखा। मगर माधुरी की नजर विहान से हटी ही नहीं। उसे वो पहली नजर में ही पसंद आ गया। वो अपने पापा के केबिन में गई और उन्हें विहान के बारे में पूछा। उसके पापा ने विहान के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। पापा, आप मेरे कितने पीछे लगे हो।
कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे लगता है कि अब मुझे सही लड़का मिल गया है। कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरी लड़की ने चूज किया है? आपके ऑफिस का विहान, जो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया। अरे वाह, इतना सुशील लड़का और कहाँ मिलेगा। विहान बहुत ही अच्छा लड़का है। बॉस विहान को अंदर बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने बुलाया? विहान, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। क्या तुम्हें मंजूर है? सर मैं आपको सोच के बताऊंगा। ठीक है विहान। विहान घर जाकर सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है और मैं बॉस की लड़की से कैसे शादी करूं? मैं कहा और वो कहा। सोचते सोचते विहान सो जाता है। सुबह उठकर वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी डोरबेल बजी। विहान दरवाजा खोलता है तो सामने बॉस खड़ा होता है। सर आप आइए ना। कैसे आना हुआ आपका सर? अरे विहान, शादी के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे तुम पसंद आ गए हो। बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है विहान? मैं अकेला ही रहता हूँ सर यहाँ, और मेरी माँ गाँव में रहती है। ओके, तो मैं ये रिश्ता तय समझूं? विहान अपनी हाँ बता देता है। विहान, तुम्हारी माँ को गांव से शादी के लिए बुला लो, आखिर तुम्हारी शादी है। विहान सोचता है कि अगर वो अपनी माँ को बुलाएगा तो सारे उसका मजाक उड़ाएंगे। नहीं सर, मेरी माँ बीमार होने के कारण शादी में नहीं आ पाएगी। उसने बोला है कि वो ठीक हो जाने के बाद खुद आ जाएगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। विहान और माधुरी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। वो दोनों अपने नए घर में रहने के लिए जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। विहान को अपने ऑफिस में माँ के खत आया करते थे, लेकिन वो सारे खतों को अनदेखा करता था। जब माधुरी उसको अपनी माँ के बारे में पूछती, तब भी वो हमेशा की तरह उन बातों को टाल देता था। वहाँ गांव में उसकी माँ भी चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से विहान का कोई फोन नहीं था। इसीलिए वो अपने बेटे से शहर जाकर मिलने के बारे में सोचती है और शहर चली जाती है। माँ शहर में उसके पुराने घर का पता ढूंढती है और वहाँ चली जाती है। वहाँ जाकर वो वहाँ के घर मालिक से पूछती है, नमस्ते भाई साहब, विहान यही रहता है ना? नहीं माँ जी, अब वो यहाँ नहीं रहता है। वो बड़े बंगले में रहता है और उसकी तो शादी भी हो गई है। शादी कब हुई भाई साहब? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। वैसे आप कौन है माँ जी? कोई नहीं, गांव से आई हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे विहान के घर का पता देंगे? हाँ माँ जी, ये लीजिए। आप किसी से भी पूछेंगी तो बता देंगे। धन्यवाद भाई साहब। ये कहकर विहान की माँ अपने बेटे के घर जाने के लिए निकलती है। पता पूछते पूछते वो विहान के घर पहुंच जाती है। वो उसके बंगले के बाहर आकर रुकती है। उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। माँ जी, आप कहाँ से आई हो? किसको मिलना है आपको? मुझे विहान से मिलना है। विहान? कौन, साहब क्या? लो आ गए साहब। तभी विहान एक आलीशान कार में बैठकर वहां आता है और अपनी माँ को देखकर भी अनदेखा कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, सड़क चलते भिखारी को घर में आने मत देना, कोई भी मुंह उठाकर आता है। ये सारी बातें विहान की माँ सुन लेती है और वही बैठकर रोने लगती है। वो उस सिक्योरिटी गार्ड से एक कागज और पेन मंगवाती है और उस पर अपनी पूरी कहानी लिख देती है। वो कागज वो सिक्योरिटी गार्ड को देती है और अंदर पहुंचाने के लिए कहती है। माँ वहां से निकल जाती है। सिक्योरिटी वाला वो कागज विहान को देता है। साहब, उस बूढ़ी माँ ने दिया है ये। लाओ मुझे दो। विहान खत पढ़ने लगता है। बेटा, आज तो तुम इतने बड़े बन गए कि अपनी माँ को ही पहचान ना सके। आज तक मैंने तुमसे एक राज छुपाया है, मगर आज तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। बेटा, जब तुम छोटे थे तब खेलते खेलते तुम एक नुकीले पत्थर पर गिर गए थे और उसमें तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी। डॉक्टर से पूछा तो कोई इलाज नहीं था। तब मैंने मेरी एक आँख तुम्हें दे दी और तुम ठीक हो गए। मगर आज तो तुम मेरी बदसूरती को देखकर मुझे माँ कहने से भी इनकार कर रहे हो। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और ये खत मुझे लिखना पड़ा। मैं आज से तुम्हारी माँ नहीं हूँ विहान। वो खत पढ़कर विहान चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी माधुरी उसके पास आती है। विहान सारी सच्चाई माधुरी को बता देता है। माधुरी को विहान के बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो विहान से कहती है, विहान, हम कल ही तुम्हारे गांव माँ से मिलने जाएंगे। हाँ माधुरी। अगले दिन विहान माधुरी को लेकर गांव में अपने माँ के घर जाता है। माँ। कौन? विहान, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, मुझसे गलती हो गई माँ। विहान। ऐसा कहकर माँ उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर माधुरी की आंखों में भी पानी आ जाता है। बाद में विहान माधुरी का परिचय अपनी माँ से करवाता है और वो दोनों अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे माँ बाप की कदर करनी चाहिए। श्यामपुर गांव के लोग बहुत
ये लो, आपकी रोटी और उस पे प्याज रखा है। अच्छा हुआ तुम ही बाहर आ गई, मुझे तुम्हें इस घर से बाहर निकालना था। अरे छोड़ रे कलमुही, डायन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ मुझे। मैं कितने दिनों से भूखी हूँ, अच्छा हुआ तुम मिल गई मुझे। अरे छोड़ नासपिटी। चुड़ैल उसकी आंखों में देखकर उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। अब सुषमा भी एक चुड़ैल बन जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन सुषमा एक खंजर लेकर अपने पति को मारने की कोशिश करती है। अरे क्या कर रही हो मेरी जाना, वो खंजर बाजू में रख दो। मैं तेरी कोई जाना वाना नहीं हूँ, मैं मेरी मालिक का हुक्म ही मानती हूँ। सुषमा उसे छोड़ देती है और शाम घर से भाग जाता है। उसी रात चुड़ैल फिर से गांव में आती है और इस बार गांव के राघव के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है? इतनी रात हो गई है, कौन आया है? अरे सुनते हो, दरवाजे पे कोई है। इतनी रात को कौन हो सकता है? राघव खिड़की से देखता है तो उसे दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। आप कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्यों आई हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए खाना मांगने आई हूँ, मुझे एक रोटी दे दो। अरे जानकी, रोटी है क्या घर में? इन्हें भूख लगी है, जरा दो तो। अरे बहन जी, मेरे घर में रोटी है मगर सब्जी कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ रोटी और प्याज दे दो, मैं इससे काम चला लूंगी। अब जानकी एक रोटी पर प्याज काट कर लाती है और चुड़ैल को देने के लिए दरवाजा खोलती है। चुड़ैल को देखकर जानकी चिल्लाती है मगर चुड़ैल उसे भी अपने वश में कर लेती है। अब जानकी चुपचाप जाकर अपने घर में सो जाती है। अगले दिन शाम सरपंच जी के यहाँ जाता है। सरपंच जी प्रणाम, मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है और वो मुझे मारना चाहती है। मैं जैसे तैसे वहां से भाग आया हूँ। वो बोलती है कि उसे उसके मालकिन ने बताया है कि लोगों को मार डाल। अब मैं क्या करूं सरपंच जी? शाम, इस विषय में सोचकर निर्णय लेना होगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ा संयम रखो, बाद में देखते हैं, ठीक है? जी सरपंच जी। शाम वहां से चला जाता है। उसी दिन राघव के घर में उसकी पत्नी उसे भी मारने की कोशिश करने लगती है। अरे क्या कर रही हो भाग्यवान? ऐसा कोई करता है क्या अपने पति के साथ? अरे कौन सा पति? किसका पति? तू मेरा कोई नहीं है। मैं सिर्फ मेरे मालकिन के आदेश का पालन करूंगी। अब मैं तुझे मार डालूंगी। राघव उसका ये डरावना रूप देखकर बहुत डर जाता है और अपने घर से भागकर सीधे सरपंच जी के यहाँ जाता है। सरपंच जी, मुझे बचाइए, मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। अरे ये क्या बोल रहा है राघव, पागल हो गया क्या? जरा बैठकर बात करते हैं। सरपंच जी, हमारे घर पर कल रात को एक औरत रोटी मांगने आई थी। मेरी पत्नी ने उसे रोटी दी और सुबह होने के बाद मेरी पत्नी का रवैया अलग ही हो गया। अब वो मुझे मारना चाहती है और कहती है कि उसे उसके मालकिन ने बताया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो ये बात है। यही बात शाम के भी साथ हुई है, यानी उन दोनों को चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। अब मैं बताता हूँ, वैसे ही सारे लोग करना और ये बात सारे गांव में फैला दो, मगर उन दोनों को नहीं पता चलनी चाहिए। जी सरपंच जी, समझ गया। हरिया, तुम्हें समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें मैंने बताया वैसे ही करना है। जी सरपंच जी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अगले दिन हरिया एक दूसरे घर में चला जाता है। रात हो जाती है और वो चुड़ैल भेष बदल कर उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। कौन है? इतनी रात को कौन आया है? जी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना दोगी? जी हाँ, मगर मेरे घर में सिर्फ रोटी है, सब्जी कुछ नहीं है। आप मुझे रोटी और प्याज दे दो, मुझे चलेगा। अब हरिया एक रोटी पर प्याज डालकर लाता है और दरवाजा खोलता है। बाहर उसे एक औरत खड़ी दिखाई देती है जो कि अब एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। चुड़ैल हरिया को वश में करने के लिए उसकी आंखों में देखती है, मगर हरिया पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? क्या हुआ है? हरिया अपना पल्लू उठाकर चुड़ैल से कहता है, अरे ओ चुड़ैल रानी, तुम्हारा असर यहाँ पर नहीं चलेगा। मैं तो मर्द हूँ, औरत नहीं। अब क्या करेगी तू? और उसी वक्त सारे गांव वाले मशाले लेकर वहां आते हैं और चुड़ैल पर हमला बोल देते हैं। चुड़ैल पर हमला होते ही जानकी और सुषमा उसे बचाने के लिए आती है। अरे ओ कलमुहो, मेरी मालकिन को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और हाँ, मेरी मालकिन पर हाथ भी उठाया तो याद रखना, सोच लेना क्या होगा। अब जानकी और सुषमा भी गांव वालों से भिड़ जाते हैं। सारे लोग मिलकर जानकी और सुषमा को पकड़कर एक पेड़ से बांध कर रखते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है
अब गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगते हैं। इस जानकी और सुषमा को हम जला डालेंगे। अरे उन पर चुड़ैल का साया है, वो साया निकल गया ना कि वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। राघव भाई साहब सही कह रहे हैं, वो हमारी बीवियां है। उन पर से चुड़ैल का साया निकल जाने के बाद वो आम इंसान बन जाएगी। सुषमा और जानकी दोनों को भी अपने ही घरों में कैद कर दिया जाता है ताकि वो किसी को हानि ना पहुंचा सके। सारे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं और अलग अलग योजनाएं बनाने लगते हैं। मेरे ख्याल से चुड़ैल अब सतर्क हो गई है। उसे हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में पता चल गया है। हमारे गांव के बाहर एक सिद्ध बाबा रहते हैं, हम उनके पास चले जाएंगे, वही समस्या का समाधान बताएंगे। अब सरपंच जी और सारे गांव वाले बाबा के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है सरपंच जी, आपका ऐसे अचानक आना हुआ? बाबा विपदा ही ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा विस्तार से बताओ बेटा। सरपंच जी सारी कहानी बाबा को बताते हैं और उनसे इस पर कुछ उपाय पूछते हैं। बाबा बोलते हैं, वत्स, तुम जब वो चुड़ैल सामने आ जाए तब अपने सामने ये गुड़िया पकड़ लेना। वो चुड़ैल इस गुड़िया में समा जाएगी और बाद में जल्द ही उसे आग में फेंक देना, जिससे उस चुड़ैल का सर्वनाश होगा। जी बाबा, हम समझ गए। मगर ये काम सिर्फ एक औरत को ही करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे गांव वाले गांव में लौट आते हैं और उस चुड़ैल को मारने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी उस गांव की एक औरत सगुना सामने आती है और वो काम करने की इच्छा दर्शाती है। इसमें खतरा है बेटी। अरे सरपंच जी, अपने गांव के लिए मैं इतना नहीं कर सकती। मैं ही ये काम करूंगी और उसे मार डालूंगी। ठीक है सगुना, तुम्हें ये काम दिया जाता है। अब सगुना रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही वो चुड़ैल आती है और सगुना के घर का दरवाजा खटखटाती है। सगुना खिड़की से ही उससे बात करती है। मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो। एक रोटी ही दे दो, मगर जल्दी दे दो, बहुत भूख लगी है। जी अभी लाती हूँ। अब सगुना खाना लेकर बाहर आती है और चुड़ैल तुरंत ही उसे अपने वश में करने का प्रयास करती है। तभी सगुना अपनी कमर से वो गुड़िया निकालकर चुड़ैल के सामने पकड़ती है। जैसे ही चुड़ैल की दृष्टि उस गुड़िया पर पड़ती है, वो चुड़ैल उस गुड़िया में समा जाती है। सगुना उस गुड़िया को पकड़कर दौड़ी चली आती है जहाँ सारे गाँव वाले खड़े हैं। गाँव वालों ने वहाँ आग जलाकर रखी हुई थी। सगुना तुरंत उस गुड़िया को उस आग में डाल देती है। गुड़िया आग में डालते ही वो जलकर राख हो जाती है और उसके साथ साथ वो चुड़ैल मर जाती है। सुषमा और जानकी भी उस चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाती है। वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और अब गांव वाले फिर से एक बार खुशी खुशी रहने लगते हैं।